भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब गुजरता ज़रूर है, ये वक्त है साहब गुजरता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिल RR क्लासेस में। आज मैं पर्यावरण शिक्षण का भाग नंबर 3 लेकर के आया हूँ, जिसमें मैंने खुद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया है और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है। चलिए कुछ देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली और स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर ए फ्रोवेल की शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर सी किलपैट्रिक की शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि फ्रोवेल की शिक्षण विधि। इसको हम किंडर गार्डन के नाम से भी जानते हैं। किंडर गार्टन, ध्यान से सुनेंगे, किंडर गार्टन विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी को नेक्स्ट नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम यह भी है कि पूर्व विद्यालयी शिक्षा, पूर्व विद्यालयी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि फ्रोवेल की शिक्षण विधि का दूसरा नाम मतलब एक नाम क्या है, किंडर गार्डन विधि, और दूसरा नाम क्या है, पूर्व विद्यालयी शिक्षा के नाम से भी हम जानते हैं। कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि परिवार में बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है। तो परिवार में बालक को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए जलोदभिद पौधों की पत्तियां पतली व सकरी होती हैं, यानी कि जो जल में पौधे पाए जाते हैं। अब जलोदभिद का मतलब होता है जो जल में पौधे पाए जाते हैं ना, तो उनकी पत्तियां जो है ना पतली व सकरी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी लवणोद्भिद पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लवणोद्भिद का मतलब वो ये होता है कि दलदली स्थानों पर, है ना, तो पौधे जो है ना मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां गद्देदार होती हैं। ऑप्शन नंबर सी जलोद्भिद पौधे का तना ठोस और शाखा युक्त होता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लवणोद्भिद पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका तना गद्देदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाथी के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए हाथी का दिमाग लगभग 5.5 किलो का होता है। ऑप्शन नंबर बी हाथी सबसे कम सोने वाला स्थलीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी इसके नर बच्चे 14 से 15 साल में समूह छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर डी एक दिन में सामान्य हाथी लगभग 100 किलो से अधिक पत्तियां खा जाता है। दोस्तों इसमें असत्य कथन इसलिए मैंने डाला है क्योंकि इसमें ज़्यादातर सत्य कथन आपको मिल जाए, जिससे कि हाथी के संदर्भ में आपको बातें पता चल जाए और याद हो जाए। तो इसलिए मैंने असत्य कथन इसलिए डाल दिया है कि असत्य एक होगा, बाकी 3 सत्य कथन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको असत्य कथन इसमें पहचानना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा असत्य है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथी सबसे कम सोने वाला स्थलीय जीव है। तो हाथी सबसे कम सोने वाला स्थलीय नहीं है, जबकि क्या है, जिराफ है। क्या है, जिराफ। जिराफ सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे सोता है, 2 घंटे सोता है। और जबकि हाथी कितने घंटे सोता है, हाथी सोता है 4 घंटे। ध्यान रखेंगे, हाथी 4 घंटे सोता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और बाकी ये सही है, हाथी का दिमाग लगभग 5.5 किलो का होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब उसके हाथी के विषय में ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके नर बच्चे 14-15 साल में समूह छोड़ देते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि जो क्या कहते हैं, हाथी के समूह में जो समूह का जो नेतृत्व, हाथी का जो झुंड होता है, उस समूह का जो नेतृत्व हाथिनी करती है।
तो सबसे जो बुजुर्ग हाथनी होती है उसे वही मतलब इसका झुंड का नेतृत्व करती है। और इसके बाद में एक दिन में सामान्य हाथी लगभग 100 किलो से अधिक पत्तियां खा जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। एक प्रश्न मैं और इसमें बताना चाहूँगा कि जो हाथी जो बच्चे का जन्म देता है तो उसका वजन लगभग 200 किलो का होता है, यानी कि 2 कुंटल का वजन होता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भोजन पकाने का तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भून कर, ऑप्शन नंबर बी सेंक कर, ऑप्शन नंबर सी गूंथ कर, ऑप्शन नंबर डी उबाल कर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप आंसर कमेंट में लिखेंगे जल्दी से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गूंथ कर भोजन पकाने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के रुधिर में उसके भार का लगभग कितने प्रतिशत जल होता है। तो जल्दी से इसका कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर में। तो इसका कमेंट में उत्तर जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि 80%। मनुष्य के रुधिर में उसके भार का लगभग 80% जो है ना जल होता है। लेकिन बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 70 होगा। 70 नहीं, देखिए इसमें कहा गया रुधिर में उसके भार का, यानी कि रुधिर के भार का, है ना। तो 80%। लेकिन अगर जो कहा है मनुष्य के भार का, तो मनुष्य के भार का यदि होता तो इसमें 70% हो जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, बी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक अम्ल। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। ये जो है ना चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम आपको बता दें जो लैक्टिक अम्ल है, कौन सा है लैक्टिक अम्ल, ये दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, दही में। इसके साथ ही में जो टार्ट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक एक अम्ल किस में पाया जाता है, जल्दी से बताइए, अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ में कार्बनिक अम्ल, यह किस में पाया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। कार्बनिक का आया तो का से ही क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक, यानी कि कार्बनिक अम्ल किस में पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। याद रखेंगे कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाना बनाते समय गृहिणी के द्वारा दाल और चावल से कंकड़ निकालना क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हस्तचयन, ऑप्शन नंबर बी गाहना, ऑप्शन नंबर सी निष्पावन। निष्पावन इसको याद रखेंगे, निष्पावन है, निष्पावन। ऑप्शन नंबर डी चालन। तो देखेंगे यहाँ पर जो निष्पावन है इसका नेक्स्ट नाम है थ्रेसिंग। याद रखेंगे थ्रेसिंग, क्या नाम है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आप जानते हैं गाँव में क्या कहते हैं, गेहूं को काटने के लिए मशीन में जो कटाई की जाती है मशीन से, वह थ्रेसिंग कहलाती है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि हस्तचयन। खाना बनाते समय गृहिणी के द्वारा दाल और चावल के से कंकड़ निकालना हस्तचयन कहलाता है। जैसे आपके माताएं जो है ना घर में चावल की जो बिनाई करते हैं, चावल में जो कंकड़ पाए जाते हैं उसको कंकड़ कैसे निकाले जाते हैं, हाथों से निकाले जाते हैं ना, एक एक करके उसे बीना जाता है, जिसे हम कहते हैं हस्तचयन, ठीक है। और गाहना क्या होता है, जैसे कि आप धानों की पिटाई की जाती है एक पटरे के ऊपर रख करके, है ना, पटरे पर रख करके और दोनों हाथों से धान को पकड़ा जाता है और उस पर कस के पीटा जाता है, उसे हम कहते हैं गाहना। और चालन तो आप जानते हैं, चालन क्या होता है, एक क्या कहते हैं छन्नी में ले लिया जाता है, बड़ी सी छन्नी होती है, उस बड़ी सी छन्नी में लेकर के कुछ अनाज ले लिया जाता है, उसे चाल दिया जाता है। जो छोटे छोटे कण हैं नीचे गिर जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। तो इनमें से ये तीनों क्या हैं विधि, क्या कहते हैं, चावल से कंकड़ नहीं निकाले जा सकते हैं, हस्तचयन के थ्रू ही निकाले जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का
उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? यानी कि जब किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, यानी कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ध्यान देंगे, अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और यदि किसी तत्व में परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए? तत्व में परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर लोहे में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि क्या है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रेल लिपि के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए इसे नेत्रहीनों के द्वारा पढ़ने व लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका विकास फ्रांसीसी लुई ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यह कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें 8 डॉट्स ब्रेल लिपि का विकास किया गया है। तो जल्दी से आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर असत्य में ढूंढना है। ध्यान देंगे किस में ढूंढना है? असत्य में। तो असत्य में क्या हो सकता है? डी, यानी कि इसमें 8 डॉट्स ब्रेल लिपि का विकास किया गया। तो इसमें 8 नहीं होते, ध्यान देंगे, इसमें कितने होते? 6 डॉट्स होते हैं। कितने होते हैं? 6। बाकी क्या है? इसे नेत्रहीनों के द्वारा पढ़ने व लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि सही की दृष्टि से सही है। इसका विकास फ्रांसीसी लुई ने किया था, यह भी सही है। यह कागज पर अक्षरों को उभार कर बनाए जाते हैं, यह भी सही है। लेकिन इसमें 8 डॉट्स ब्रेल लिपि का विकास किया जाता है, यह गलत है, जो कि गलत ही इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रदर्शन की सहायता से शिक्षार्थियों को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव की प्राप्ति होती है। इससे उनमें डैश का विकास होता है। तो किसका विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है क्षमता, ऑप्शन नंबर सी है निरीक्षण शक्ति, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी प्रदर्शन की सहायता से शिक्षार्थियों को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव की प्राप्ति होती है। तो इससे उनमें बुद्धि, क्षमता, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है, इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी पर जल और थल दिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी विश्व में अपना शहर ढूंढने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी के वास्तविक रूप और आकार समझाने के लिए यानी समझने के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के लिए। इसमें समझने लिखना है, समझने। तो जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसमें उत्तर इसका क्या है सही? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि पृथ्वी के वास्तविक रूप और आकार समझने के लिए जो है ना, इसका उपयोग किया जाता है ग्लोब का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकलने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, ऑप्शन नंबर बी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ऑप्शन नंबर डी है ड्राइंग पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ऑप्शन नंबर डी ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता।
तो ये सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। अगली सीरीज़ के साथ मैं नेक्स्ट डे मैं फिर से मिलूँगा, और तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।